हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, नेक्स्ट वीक एक बहुत ही बेहतरीन आईपीओ ओपन हो रहा है जिसका नाम है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी आईपीओ। ये दोस्तों कंपनी काम करती है स्टील सेक्टर में, और स्टील सेक्टर आपको पता है आज की डेट में बहुत ही हॉट है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर आईपीओ पे हमने एक पहले वीडियो बनाया है जहां पर मैंने वहां डिस्कस किया था उसके बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब है वहां पर मैंने इसके प्रोडक्ट्स बताए थे, कौन कौन से मार्केट में है जो ये सेल करता है, कितनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कौन कौन से इसके क्लाइंट है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, और इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स में सप्लाई करता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल एनालिसिस। तो शुरू करते हैं। तो जब मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करता हूं तो हमेशा तीन स्टेटमेंट को इवेल्युएट किया जाता है। पहली होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे। पहला हम देखेंगे डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी अगर लेस देन 1 है तो अच्छा माना जाता है। सेकंड हो गया करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली हमें बताता है कि जो करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज का मतलब ये है कि अगले एक साल में जिसको पे करना है तो क्या वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जो इसकी लायबिलिटीज है वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसको हम करंट एसेट से कंपेयर करते हैं। जनरली करंट रेशियो 1.5 से अगर अबव होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मानी जाती है। तीसरा हम डिस्कस करेंगे डेटर डेज। डेटर डेज का मतलब ये होता है कि इसको जो पैसा मिलना है, अब बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस केवल कैश पे नहीं चलता, बिजनेस क्रेडिट पे चलता है। जैसे आपने 100 करोड़ का माल अगर किसी को दिया है तो ऐसा नहीं कि वो आपको 100 करोड़ आज ही दे देगा, हो सकता है वो आपको 50 करोड़ तो अभी दे दे, 50 करोड़ 1 महीने 2 महीने बाद दे दे। तो वो जो पैसा आपका 1 महीने 2 महीने बाद आना है तो उसको हम डेटर डेज के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। अगर डेटर डेज ज्यादा होते हैं किसी कंपनी के, अब ज्यादा है या कम है ये कैसे पता चलता है, ये हम इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये इसके पीयर्स हैं। तो उन पीयर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि उनके डेटा डेज कितने हैं, और फिर उनके जो डेटा डेज होंगे अगर उसके आसपास ये है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनसे ज्यादा इसके डेटा डेज है तो इसका मतलब ये है कि इनके बिजनेस को इजिली पैसा मार्केट से, जो इन्होंने मार्केट में माल बेचा है उसका पैसा इनके पास नहीं आ रहा है। और डेटा डेज अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो की जो स्थिति होती है वो खराब होती है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर में डिस्कस करूंगा। रेवेन्यू डिस्कस करूंगा कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही है पिछले 3 सालों में, इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन क्या रहे हैं, उनको पीयर से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड हम इसका पैट एंड ईपीएस निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और आज की डेट में इसका ईपीएस कितना है। थर्ड स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखेंगे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस से ये कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पे, अपनी नए नए यूनिट्स लगाने पे कितना पैसा खर्च कर रही है। और तीसरा हम निकालेंगे इसका फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मान लेते हैं ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 1000 करोड़ का है जो इसने कमाया एक साल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर 500 करोड़ का, तो फ्री कैश फ्लो इसका हो जाएगा 500 करोड़ का। अगर कैश फ्लो ऑपरेशन केवल 200 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका लग रहा है 500 करोड़ का, तो फ्री कैश जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेज है जहां पर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, कि इसका कैश फ्लो ऑपरेशंस कम है, यानी केवल 200 करोड़ रुपए कमा रहा है और लगा कितना रहा है 500 करोड़, यानी 300 करोड़ रुपए जो है वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से इसको लाने पड़ेंगे। या तो इसके पास खुद का पैसा पड़ा हो इंटरनेक्चुरल, वो लग सकता है, या फिर वो नहीं है तो फिर इसको डेट लगाना पड़ेगा। तो वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस हिसाब से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम खोल लेते हैं इसका डीआरएचपी। ठीक है, डीआरएचपी खुल गया है। तो इसमें सबसे पहले आप जाओगे समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो ये इसके नॉन करंट एसेट्स हैं। ये बैलेंस शीट पे आपको करंट एसेट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का आपको नजर आ रहा है। यहां पे नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो दोस्तों यहां सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है फिगर, वो हमारा है डेट टू इक्विटी। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसके डेट कितने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो 31 मार्च 2020 के फिगर्स हैं, तो ये फिगर हम देखते हैं। इस फिगर में हम डेट टू इक्विटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग देखते हैं कितनी है। जैसे कि ये फिगर जो है वो मिलियंस में है, तो 351 करोड़ का तो इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो उसको लॉन्ग टर्म में पे करनी है, और शॉर्ट टर्म में इसको पे करनी है 921 करोड़। तो 351 प्लस 921 ये हम ऐड कर देंगे तो 1272 करोड़ इसका डेट हो गया।
इसकी इक्विटी देख लेते हैं कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसकी इक्विटी लगभग 2825 करोड़ के आसपास है। ठीक है, करोड़ में अगर देखूंगा तो ये टोटल इक्विटी कितनी है 2825, यानी इसकी इक्विटी कितनी है 2825 करोड़ की। यानी अगर मैं इसका डेट टू इक्विटी निकालूं तो लेस देन 1 है। ठीक है, यानी हमारा जो पहला जो पॉइंट था बैलेंस शीट का, डेट टू इक्विटी, यहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला हमने देखा डेट टू इक्विटी जो कितना है 0.4505 है। इसका मतलब यह है कि इसकी डेट की पोजीशन बहुत ही शानदार है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो में हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसके देखने करंट एसेट्स कितने हैं। इसके आप देखोगे 2020 के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मतलब क्या होता है कि इसके बाद जो इन्वेंट्री पड़ी है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसके पास जो इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है वो इसका पार्ट होगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो इसको पैसा मिलना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इसके पास कैश पड़ा है वो, अदर बैंक बैलेंसेस और कुछ इसने लोन दे रखा होगा या कुछ अदर फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, तो इसको जोड़ दिया जाए तो ये टोटल करंट एसेट यहां नजर आएगा आपको। तो ये है लगभग 2584 करोड़ का। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ये एक साल में इसको कितना पैसा पे करना है। तो अगर मैं इसी करंट लायबिलिटीज पे जाऊं तो ये देखिए, ये करंट लायबिलिटी 921 करोड़ तो इसको लोन चुकाना है अगले एक साल में। ठीक है, और थोड़ा बहुत ये 4.86 लीज लायबिलिटीज है। मोटा फिगर देखें तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज, ये इसको देना है कब से 500 करोड़ रुपए। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है मतलब जिसने माल, इसने कहीं से माल ले रखा होगा तो उनको पैसा देना है। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज है थोड़ी बहुत। तो टोटल अगर करंट लायबिलिटी देखी जाए तो कितनी है 1706 करोड़ की है। ठीक है, तो अगर मैं इसका करंट रेशियो निकालूं यानी करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी तो कितना आएगा 1.51। और हमने क्या बताया था वीडियो में शुरू करने से पहले, अगर 1.50 से ऊपर होता है तो ये शानदार है, मतलब बैलेंस शीट स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि इसको अगले एक साल में 1706 करोड़ रुपए चुकाने हैं और इसके पास लगभग 2584 करोड़ का एसेट पड़ा है, उसको चुकाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फैक्टर हम देख लेते हैं डेटर डेज। ठीक है, तो पहली बात देख लेते हैं कि डेटर डेज होने कितने चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीनर पे चले जाओ, यहाँ जेएसडब्ल्यू स्टील का मैंने खोला हुआ है, या आप सर्च कर लो जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपने खोल लिया, इसके आप रेशियोस में चले जाओ। रेशियोस में जाओगे, ये डेटर डेज है, देखो कितने हैं, मतलब अगर 2017 में देखो 27, 18 में 24, 19 में 31 और 20 में 22 डेज का है, 22 डेज का है। ठीक है, टाटा स्टील का देख लेते हैं, रेशियोस में चले जाओ तो टाटा स्टील का भी लगभग 22 दिन है। सेल का देख लेते हैं, सॉरी रेशियोस में चले जाते हैं, तो सेल का भी लगभग कितना है 52 दिन का है, तो थोड़ा सा ज्यादा है सेल का। 70-80 से नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का 22 दिन का है और सेल का 52 दिन का। तो इसका निकाल लेंगे कितना है। तो इसका निकालने का तरीका कैसा होता है दोस्तों कि देखिए, टोटल इसका जो रेवेन्यू है वो है 4395 करोड़ का। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो है 4395 का, जो इसने पूरे साल भर में कमाया है। तो अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं तो यानी पर डे की इनकम कितनी है 12 करोड़ की, यानी पर डे 12 करोड़ कमा रहा है। अब वो करना क्या है, आपको इसके डेट ट्रेड रिसीवेबल्स देखना है, मतलब इसके करंट एसेट्स में आ जाओ तो इसको कितना पैसा मिलना है 259 करोड़ इसको भी वापस मिलना है। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, यानी इसको 290 करोड़ तो पैसा मिलना है। तो यानी ये 290 करोड़ जो पैसा मिलेगा वो कितने दिन में मिलेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना गया 23 दिन आ गया। तो इसके डेटर डेज जो है लगभग कितने 24 दिन के, जो कि इंडस्ट्री को मैच करते हैं, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हमने कैलकुलेट करे और तीनों के तीनों बहुत बढ़िया है। अब इसका हम पीएनएल देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे तो 2018 में इसका जो रेवेन्यू था वो 3920 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 4684 करोड़ 2019 में। 2020 में थोड़ा सा कम हो गया, आप देखो 4395 करोड़ का हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि इसका रेवेन्यू 18 से 19 की तरफ तो बढ़ा, 19 से 20 की तरफ कम हो गया। तो अब ये कम होने का कारण ये था कि जीडीपी के अंदर इंडिया में दिक्कतें थी, स्टील एज ए सेक्टर के लिए दिक्कतें थी, तो इसकी वजह से का रेवेन्यू कम हुआ। तो आप अगर बोलोगे कि पूरे स्टील सेक्टर को दिक्कत थी, तो क्या जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, क्या इनके रेवेन्यू 20 में कम हुए? वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। देखिए, आप सेल के इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आ जाइए। देखिए 2019 में 66,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि घट के 61,000 करोड़ रह गया, यानी 19 से 20 में आते आते इसका भी प्रॉफिटेबली कम हुई थी। टाटा स्टील की देख लेते हैं, पीएनएल में चले जाइए, 1,57,000 करोड़ का था 2019 में रेवेन्यू, और 2020 में कितना रहेगा? लगभग 1,40,000 करोड़, यानी टाटा स्टील का रेवेन्यू भी कम हुआ। जेएसडब्ल्यू का देख लेते हैं, लगभग था 84,000 करोड़ का, जो कि घट के कितना रह गया? 73, यानी 2019 से 20 के बीच में हर कंपनी में दिक्कत आई थी। तो इसका मतलब यह है कि एज ए सेक्टर में दिक्कत थी, जो इसमें भी आपको नजर आई। और अगर 9 मंथ का देखें तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का टोटल इसका वो है, रेवेन्यू है। ठीक है, अगर मैं इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं कि इसका ओपीएम कितना है, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर जोन की वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब इन्वेस्टर जोन डाल देते हैं, ये श्याम मेटालिक आईपीओ ओपन कर लेते हैं। तो रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो आप क्या करोगे, हमारे इन्वेस्टर जोन के पेज पे चले जाओ। इन्वेस्टर जोन के पेज पे आप ये देखो, यहाँ हमने ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन निकाल रखा है, तो कितना है? 18 में कितना था? लगभग 18% का। 19 में 2019 के अंदर 20% का। 20 के अंदर मैंने आपको बताया दिक्कत थी जो 14% का हो गया, और बाकी अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें 18%। तो लगभग 18 से 20% के बीच में रहा है जब इसका पीरियड अच्छा था। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपने जेएसडब्ल्यू से। तो देखिए जेएसडब्ल्यू का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 16 से 22%। ठीक है, मतलब 20 में तो कम ही हुआ सबका, तो 21-22 के आसपास है। ठीक है, इसी तरह मैं टाटा स्टील का देख लूं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो टाटा स्टील का भी कितना है? 14 से 18 के बीच में है, मतलब उतनी ही रेंज में है। सेल का देख लें, सेल का लगभग 15% के आसपास है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लगभग इसका जो मार्जिन है वो अच्छे खासे मार्जिन है जो सेक्टर के अंदर है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 528 करोड़ रुपए इसने कमाए थे 17 में, जो कि बढ़ के हो गए 18 में, जो कि बढ़ के हो गए 636 करोड़ 19 में, और 2020 में घट गए। 2020 में घटने का कारण आपको बताया कि पूरे सेक्टर पे दिक्कत आई थी। ठीक है, उसके हिसाब से अगर ईपीएस देखूं तो ईपीएस इसका 18 रुपए का ईपीएस था 18 में, 25 रुपए का ईपीएस हो गया 19 में, और 14 रुपए का ईपीएस रह गया 20 में। तो इन तीनों को हम एवरेज निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ईपीएस ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, अभी इसमें दिक्कत क्या है कि अभी प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ है। तो अभी इसका प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ है, तो हम इसका प्राइस टू अर्निंग नहीं निकाल सकते और इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कंपनी कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन में आएगी। लेकिन हम एक रफ कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आ जाइए, यहां पे देखिए इसका पी कितना चल रहा है आज की डेट में। टाटा स्टील का 16 चल रहा है, जेएसडब्ल्यू का 42 चल रहा है, स्टील का सेल का 13 चल रहा है, एक का 9 चल रहा है जो जिंदल स्टील एंड पावर है, और टाटा स्टील लॉन्ग का कितना चल रहा है? 7.30। तो इनका अगर आप एवरेज निकाल दोगे, ठीक है, तो लगभग 18 रुपए के आसपास का इनका एवरेज आ जाएगा। तो 18 का मैं एवरेज अगर दूं, और इसको देखो इसके जो अभी 9 मंथ का रिजल्ट है उसमें 19 का ईपीएस है, तो इसको अगर मैं एनुलाइज कर दूं तो लगभग 25 का बनेगा, और 25 को अगर मैं 18 का पी भी दूं तो 450 रुपए का आईपीओ इसका लगभग आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अच्छी है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छे मार्जिन है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब तीसरी स्टेटमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां पे इंपॉर्टेंट फिगर है कि इन्होंने 2018 के अंदर 246 करोड़ का टोटल कैश फ्लो में ऑपरेशन कमाया था। 2019 में 456, 2020 में कम हो गया 85 करोड़ जो मैंने बताया था। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो कि ये 1027 करोड़, 102 यानी 102 करोड़ का इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी प्रॉपर्टी एंड प्लांट में पैसा डाला। तो इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ फ्री कैश फ्लो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
यहां पर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, क्योंकि जितना इसने रेवेन्यू कमाया था ऑपरेशन से, उतना का उतना लगभग इसने प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने में लगा दिया। और 2020 में तो क्या होगा कि कैश फ्लो ऑपरेशन ही बड़ा कम हो गया, लेकिन इन्होंने इक्विपमेंट प्लांट में तो खर्च करना ही था 300 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं क्या लिया होगा, डेट लिया होगा, क्योंकि यहाँ डेट लिया होगा या इंटरनल एक्रूवल से अपना किया होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी इसमें कोई दिक्कतें हमें नजर नहीं आती। तो इसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड तीसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो तीनों के तीनों अच्छे। अब मेनली डिपेंड करेगा इसके प्राइस पे कि कंपनी इसका प्राइस क्या सेट करती है। और 2021 के जब हम इसके पूरे के पूरे फाइनेंशियल हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे 12 मंथ के, तब हमें एक एग्जैक्ट आइडिया, एक कंफर्म आइडिया लग जाएगा कि कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर जो प्लेयर अवेलेबल है उनसे सस्ती आ रही है, उनसे महंगी आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जब इसका प्राइस बैंड डिसाइड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।